जनरल हमीद गुल साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान की चीफ्स का इंतखाब पेंटागन से होता है। मैं हैरान था कि एक हाफिज सैयद, इंतहाई प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा ठोस इस्लामी नज़रियाती सोच रखने वाला शख्स पाकिस्तान की अहम तरीन पावर पोजीशन तक कैसे पहुंचे। और जिस दिन इसने हलफ उठाया था उसी दिन मेरा फेसबुक जो पेज है वो गवाह है, मैंने एक पोस्ट की थी कि इस दफ़ा वो गलत शख्स का इंतखाब कर चुके हैं और मेरी ये बात वक्त साबित करेगा। और उसने वाकई जो है ना वो तारीख का रुख मोड़ दिया। जिस एजेंडा के तहत हाफिज साहब को लाया गया था वो लाने वाले खुद आज अपने हाथों को जो है ना वो काट रहे हैं, पछता रहे हैं कि हम इस शख्स को इस पोजीशन पर कैसे क्यों ले आए, जिसने इंडिया की चीखें निकलवा दी हैं, इत्तेहादियों की भी चीखें निकलवा दी। ये सिर्फ इंडिया जंग नहीं लड़ रहा था, इसके पीछे इसराइल, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, ये सब पीछे स्टैंड बाई थे और आज वो पछता रहे हैं। इस पे मैं बाद में आता हूं कि हाफिज ने उनके साथ किया क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की पावर पोजीशंस के साथ खेला जाता है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट खेलती है और ज़ायोनिस्ट खेलते हैं और ये 75 साल से ये गेम चली आ रही है। मैं इशारतन बात करूंगा, तफसीलन प्रोग्राम फिर कभी करूंगा। 71 में भुट्टो और मजीब दोनों की दुम पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पांव था। आप जानते हैं 61 में जनरल अयूब ने अमेरिका का दौरा किया और जनरल अयूब का इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया कि अमेरिका की तारीख में आज तक किसी प्रेसिडेंट का इतना पुरतपाक इस्तकबाल नहीं किया गया। प्रेसिडेंट कैनेडी खुद अपनी बीवी के साथ और अपने वुज़रा के साथ, पूरी फौज, जफर मौज के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे उनका इस्तकबाल करने के लिए। और हमारे प्रेसिडेंट साहब जनाब, वो क्या बात, सीना चौड़ा करके जो है ना वो फूले नहीं समा रहे थे कि मेरा इतना बड़ा इस्तकबाल। फिर जनरल अयूब खान साहब ने जहां जहां गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही बहुत ज्यादा शुक्रिया के अल्फाज के साथ किया कि मेरा इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। इतना नहीं पता कि वो पंजाबी में कहते हैं ना वो चोना, उनको चोया जा रहा था। तो आप जानते हैं कि 62 में मोहम्मद अली बोगरा साहब को चेंज करके अचानक जुल्फकार अली भुट्टो साहब को पाकिस्तान का वजीर खारजा लगाया गया और उनको जनरल अयूब की गोद दी गई कि इसको आपने परवान चढ़ाना है, पानी भी देना है, आबियारी भी करनी है और इसको बड़ा भी आप जवान भी करना है। फिर आगे बहुत कुछ सिखाया जाता है, फिर कपड़े पहनने भी सिखाए जाते हैं, फिर जुमले तक सिखाए जाते हैं, आपने यहाँ पे ये जुमला बोलना है। वो जो सूरज सिंह पर जो ना कुर्सी लेके उठ के चढ़ दौड़े थे, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। मैं बताऊंगा ताशकंद में जो है ना वो क्या गद्दारी कर रहा है जनरल अयूब, आज तक नहीं बताया। वो जो एक कॉन्फ्रेंस में जो ना वो पेजेस फाड़ के उठते हुए जो है ना वो भट्टो साहब बाहर आ गए और जनाब भले भले हाला हाला होगी, पूरी कौम जो ना वो पीछे लग गई, जनाब क्या बात, हमारा लीडर। और फिर भुट्टो की परस्तश करवाई गई और एजेंडा आपको पता ही है कौन सा एजेंडा दिया गया, उधर तुम इधर हम। इस एजेंडे के तहत एक शख्स को अहम तरीन पावर पोजीशन तक पहुंचाने का एहतमाम किया गया। हमारी बेचारी जज्बाती कौम, उनको क्या पता है कि उनके साथ क्या क्या। फिर उसके बाद भुट्टो ने अच्छे भी काम किए, उन्होंने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया उलमा इकराम के प्रेशर पर, ये उनका एक तारीखी कारनामा है। उन्होंने अटामिक पावर पर अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। अटामिक पावर ये जेन से निकाल देंगे, भुट्टो ने शुरू किया, शुरू करने वाले और हैं, लेकिन भुट्टो का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इस पॉइंट पर प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। हेनरी किसिंजर को इसने साफ साफ कह दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इतना सा भी उसने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी के एजेंडे पर इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपको उनकी हार मानना पड़ती है। आप फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकते। जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने की कोशिश करते हैं तो फिर अगले उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो जनाब ये पावर पोजीशन के साथ खेलना और पावर पोजीशंस पर अपने ताबेदार लोगों को पहुंचाना और बड़ी तवील और मुद्दत प्लानिंग करके, इसमें जो सियोनी हैं वो पानियर्स हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया में देख लें, मोदी को चाय के खोखे से उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया, किन्होंने पहुंचाया आपको पता है, पीछे से उन्हीं खड़े। इसी एजेंडे पर पहुंचाया कि आप बिलाखिर पाकिस्तान के साथ जंग करवानी है। जनाब जंग तो इंडिया की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मोदी चूंकि इस एजेंडे पर साइन करके आया हुआ था तो वो जंग से इनकार ही नहीं कर सकता था। इंडिया की तो इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, अगर वो इनकार करता तो मुमकिन है उसको गोली मरवा दी जाती। तो जनाब वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिसिंग एक जुविश था,
उसकी मदर जूइश थी, और उसको जो है ना वो पावर पोजीशन पर सल्तनत उस्मानिया के बिखरने के बाद पावर पोजीशन पर कैसे पहुंचाएगा, ये एक अलग स्टोरी है। मिस्र में जो जनरल सीसी है, एक जूइश खातून का बेटा है, उसकी माँ यहूदन है, उसको जनरल मुर्सी की हुकूमत ख़त्म करके उसको इतनी बड़ी पावर पोजीशन पर कैसे भेजा गया, ये एक अलग स्टोरी है। और पूरा मिस्र एक फर्द के जरिए पूरा मिस्र उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उनके कंट्रोल में है। और इसी तरह जनाब तैयब उर्दुगान साहब भी जोश पकड़ के खिलाड़ी हैं, इस पर भी अलग से कभी प्रोग्राम करेंगे। वो सब पीछे बैक डोर जो है ना वो ट्रेड भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। रशिया को तोड़ने के बाद आलमी इस्लाम को बिलअमूम और पाकिस्तान को बिलखसूस एजेंडे पर रखा गया और 9/11 किया गया। और 9/11 से पहले पाकिस्तान की टॉप पावर पोजीशन पर एक SSG कमांडो बैठाया गया कि जब हम धमकी देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जंग के लिए तैयार ना हो, ये धमकी से मरूब नहीं होगा। तो जनाब बुश ने फिर 9/11 के जस्ट आफ्टर पाकिस्तान को धमकी दे दी कि या अमेरिका का साथ दें या पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो मुशर्रफ ने बंद कमरे में सारे जो सियासी कायदीन थे, मजहबी भी रहनुमा, उनकी एक मीटिंग बुलवाई कि क्या करना चाहिए। तो सब ने जनाब, किसी ने कहा कि हमें जंग करनी चाहिए, ये हमें थ्रेट कर रहा है, ये है वो है, हमें इज्जत की मौत मरना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं, जंग नहीं करनी चाहिए। गुनवा भट्टो साहब ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि एक राय डिफरेंट आई, और वो राय थी डॉक्टर तारुक कादरी साहब की। उन्होंने कहा कि ना जंग करें और ना ही जो है ना वो साथ दें, बल्कि अमेरिका को यहाँ पे एंगेज करें, अफगानिस्तान में अमेरिका की कब्रिस्तान बनाए यहाँ पे। तो मुशर्रफ ने इसी पर अमल किया, और आपको पता है कि बाद में CIA ने ये रिपोर्ट भी जारी की कि जो मुशर्रफ है वो अमेरिका के साथ डबल गेम करता रहा है। और बस तो ये भी कहते हैं कि उसको जो लाइलाज बीमारी लगाई गई वो इसी जो है ना वो जुर्म की पदाश में ये बीमारी लगाई गई कि उसने अमेरिका के साथ डबल गेम की। खैर ये एक अलग चैप्टर है। उसके बाद जनाब पुलवामा ड्रामा किया गया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और इधर हमारे जो खान साहब हैं वो इक़्तिदार में थे, और उनको पता था कि ये थोड़ा सा जो है ना वो सरफिरा है, ये आगे ठहर जाएगा और ये जंग होगी, अब लाजमी होगी। लेकिन उस वक्त भी बात ना बनी कि एक ही धमकी के बाद अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, और एक ही धमकी के बाद बाजवा साहब और खान साहब दोनों सरेंडर कर गए और अभिनंदन को उठा के इंडिया के हवाले कर दिया। अब उनके पास जंग करने का कोई जवाब ही नहीं बचा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जंग, हर लड़ाई तभी होती है ना कि सामने वाला भी खड़ा हो। अगर महल्ले में एक बदमाश है, वो किसी शरीफ आदमी को ऐसे जाके मारना शुरू कर दे, वो शरीफ आदमी हाथ ही ना उठाए, तो दुनिया तो सारी कहेगी उस बदमाश पे लान तान करना शुरू कर देगी, भी वो बंदा हाथ भी नहीं उठा रहा, आप उसको मारना शुरू कर दिए, आप उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी आपने, किस बुनियाद पर कर दी, वो तो पूरी दुनिया पूरा अहले मोहल्ला उस बदमाश के खिलाफ हो जाएंगे। तो जंग करने के लिए लाजमी है कि सामने बंदा खड़ा भी हो। तो इस पर्पज़ के लिए जनाब हाफिज साहब का इंतखाब किया गया कि ये बंदा जो है ये इंडिया की या किसी और की धमकियों में नहीं आएगा, ये बाहर सूरत जंग करेगा। आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम में ये आर्टिकल भी लिखा गया कि आपने एक सैयद और वो भी हाफिज, एक नज़रियाती बंदे का इंतखाब क्यों किया है। तो पर्पज़ ये था, और साथ ही एक अपनी ताबेदार रजीम की शेल्टर भी दे दी। इस रजीम के साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जनाब लंदन में बावजूद के साथ सारे मामला तय कर चुके थे कि अगर ये कंट्रोल से बाहर होने की कोशिश की तो इस रजीम के जरिए इसको कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। ये बड़ी दूर की प्लानिंग होती है, कौन को पता ही नहीं है कि उनके साथ गेम क्या हो रही है। हम तो ये मीडिया यूट्यूबर्स के तब से सुन के रोजाना अपना ब्लड प्रेशर जो है ना वो खराब करते रहते हैं। तो ये गेम बिहाइंड दी वॉल टोटली डिफरेंट चल रही होती है। तो ये माकारू माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अल्लाह पाक सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अपनी अल्लाह पाक अपनी तदबीर भी दुश्मन के हाथों से करवाता है, दुश्मन की चालों में से ही अपनी तदबीर निकाल लेता है। तो आज वो अपने हाथों को काट रहे हैं कि ये हम क्या जुल्म कर बैठे हैं अपने साथ। इस शख्स ने तो बाजी बदल के रख दी है, इसने तो इंडिया की पसलियां तोड़ के रख दी हैं, दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है। एक ऐसी टेक्सचुअल मूव की है कि जो क़यामत तक अस्करी क्लासरूम में एक टेक्स्ट के तौर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी ये वाली मूव। हमारे जो सिविल साइड के हुक्मरान, जो जर्नैलों से गलतियां हुई हैं सो हुई हैं, जो हमारे सिविल साइड वाले हुक्मरान हैं ये ज्यादा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेलते हैं। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जनाब ऐसा हुआ है कि जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है और पाकिस्तान को इलाके का चौधरी इस्टेब्लिश कर दिया है। इंडिया में जाके देखें, वो एक रोज पहले अमेरिका कह रहा है कि जी हम नहीं मुदाखलत करेंगे, ये हमसे कंट्रोल नहीं होते, जो मर्जी करते फिरें। इसका सरी ये मतलब था कि इंडिया को फ्री हैंड देना कि जितनी चाहो फैंटी लगा, उनको अपने
जो मोदी ने अरबों डॉलर का असला खरीदा हुआ था और राफेल तैयारे खरीदे, दुनिया का नंबर 1 तैयारा राफेल तैयारे, उस पर इतना मान था कि उनको पता था कि 2-4 दिनों में हम पाकिस्तान के शहरों में दाखिल हो जाएंगे और हमें फिर वहां पे वेलकम भी किया जाएगा। ये बड़ी दूर की गेम खेली गई है जनाब। अब मैं किसी जमात पे मैं यहां पे को पॉइंट आउट करते हुए कोई बात करूंगा, फिर वो माइंड करेंगे। पता ही नहीं है कि आप लोग किस के एजेंडों पर खेलते रहे हैं, कहां पोस्टें बनती हैं और कहां से शेयर होती हैं, और कैसे हमारी जो यूथ है, हमारा जो नई जनरेशन है, 5th जनरेशन वार में दुश्मन का हिस्सा बनी रही, उनके एजेंडे पर खेलती रही, उनकी पिच पर खेलती रही। ये पता ही नहीं आप लोगों को, हमारे लीडरों को भी नहीं पता होता। इसलिए कि जो डिक्टेट करवाया जाता है, वो जो दाएं बाएं लोग खड़े होते हैं ना, उनके जरिए डिक्टेट करवाया जाता है कि अब आपने ये कहना है, अब आपने ये कहना है। तो मैं तो नाम भी बता सकता हूं कि जनाब जो दाएं बाएं खड़े होने वाले थे उनमें से किसका किस एजेंसी के साथ ताल्लुक था, फिर भूचाल आ जाएगा। तो ये कंट्रोल, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जो लीडर होता है उसका विजन कम से कम मशीरों से ज्यादा होना चाहिए। जितना उसके पास नॉलेज ज्यादा होगा, विजन ज्यादा होगा, हिकमत, दूरंदेशी, मौका शनासी, ये लीडरशिप की बुनियादी बेसिक खसाइस हैं। अगर आपके पास ये खसाइस नहीं है तो चुप करके घर बैठ जाइए। आप फिर अपने कारकुनों की तवानाइयां भी ज़ाया करवाएंगे, उनकी उम्मीदों का खून भी करेंगे, आप मुल्क की सालमियत के साथ दुश्मन के हाथों खेलेंगे भी, ये सब कुछ होगा फिर। तो लीडर को कभी भी लाइलाक नहीं होना चाहिए, उसका जाती विजन होना चाहिए, पर्सनल विजन। वो दूर तक हालात की जो है ना, वो पर्दों को चीरते हुए दूर तक अगले 8-10 साल तक वो देख सकता हो, वो कामयाब लीडर है। तो जनाब ये गेम पलट चुकी है और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अब हाफिज़ किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हाफिज़ साहब ये खुदाई तदबीर के तहत आगे आए हैं। इन्होंने हमारे सीने ठंडे कर दिए हैं और हमारे जज्बे जवान कर दिए हैं और हमें एतमाद दिया है, खुद एतमादी दी है। फ्यूचर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान लीड करेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खैर के नए दरवाजे भी खुलेंगे इंशाअल्लाह।